गैर पर राज़े दिल खोलिए, जाइए हमसे मत बोलिए। एक स्कूल संचालक ने आपसे कह दिया था कि अगर आपको हिंदू गरीब बच्चों की इतनी ही चिंता है तो आप खुद क्यों नहीं स्कूल खोल लेते। मैंने मिसिस से कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई और नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा आप अपन रहेंगे नहीं, रहेंगे किराए पे, मकान में स्कूल खोलेंगे। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। इसको लेकर इस वक्त जब गर्मी का मौसम है सियासी उबाल भी आ गया है। मुझे खुद बताएं समाज के लोग जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि इसमें कहाँ कोई मैंने किसी पे व्यंग किया है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। क्या शायरी को देखने का नजरिया बदल गया है या हमेशा से ये बात थी जो गाहे बगाहे बीच बीच में सामने आती रहती है। सियासत हावी हो गई किसी घर में या किसी शख्स के, तो फिर शायरी और पत्रकारिता और लेख और ड्रामा ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं। कि आपने कहा कि गंगा के एक छोर पर अगर हिंदू खड़े हो जाएं और दूसरे पे मुसलमान खड़े हो जाएं तो फिर गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। कहते हैं शायर और लेखक वक्त को वक्त से पहले समझ लेते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी लिखी हुई बातें कई साल बाद भी प्रासंगिक होती हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। जाने माने शायर मंजर भोपाली की 90 के दशक में लिखी गई चंद पंक्तियां आज इतनी वायरल हैं कि सियासी गर्मी के पारे को उन्होंने चढ़ा दिया है। आखिरकार वो पंक्तियां कौन सी हैं, मंजर भोपाली ने क्यों और किस मनोदशा में उनको लिखा था, हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ आज खुद मंजर भोपाली जी मौजूद हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं BSTV में। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मंजर भोपाली जी से उनके अतीत के बारे में जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार भोपाल की एक शख्सियत जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, उनका अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। मंजर भोपाली जी, 17 साल की उम्र में देवास में आपका पहला मुशायरा और तब से लेके अब तक ये सिलसिला अनवरत चल रहा है, जिसने देश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं को भी तोड़ दिया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि एक 17 साल का लड़का जिसने पहला मुशायरा मंच पे पढ़ा, वो आज अपने सफ़र को कैसे देखता है। देखिए, जब मैंने शायरी शुरू करी तो उस ज़माने में एक तरफ फजल ताबिश साहब थे, दशन कुमार साहब थे, अशोक वाजपेयी साहब थे, अक्षय कुमार जैन साहब थे, और तो दूसरी तरफ ताज भोपाली साहब थे, शेरी भोपाली साहब थे, बासित भोपाली साहब थे, कैब भोपाली साहब थे और असद भोपाली साहब थे। इसके अलावा भी यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर और कवि थे। ये शहर उस ज़माने में सिर्फ कविता का शहर कहलाता था, झीलों का शहर नहीं कहलाता था। ये शहर उस ज़माने में मोहब्बतों का शहर कहलाता था, जो आज तक कहला रहा है। तो मैं उस वक़्त सिर्फ शायरी, मेरा मानना ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कलाकार ज़रूर होता है। ये खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ही होता है ये सब काम। धीरे धीरे वो उसी तरफ जाता है। मैं चाहूँगा कि कोई एक ऐसी शायरी एक प्रस्तावना के तौर पर इस साक्षात्कार के लिए आपकी तरफ से हो जाए। कौन बचाए दामन गम से, कौन बचाए दामन गम से, दिल की दुनिया आपके दम से, मेरी ख़ता पर ध्यान न दीजिए, होती आई है आदम से। या एक और आ रहा है उसी ज़माने के शेरे के, गैर पर राज़े दिल खोलिए, गैर पर राज़े दिल खोलिए, जाइए हमसे मत बोलिए,
जाइए हमसे मत बोलिए, इन लबों से मुझे गालियाँ, इन लबों से मुझे गालियाँ, शहद में जहर मत घोलिए, शहद में जहर मत घोलिए, आप ही से फ़क़त प्यार है, आप ही से फ़क़त प्यार है, इस कदर झूठ मत बोलिए। तो ये उस ज़माने की जो एक शायरी हुआ करती है नौजवानों के लिए, वही थी शायरी उस ज़माने। बहुत बढ़िया है, आपने प्रस्तावना इतनी अच्छी दी है साक्षात्कार की, तो निश्चित तौर पर इसका उपसंहार भी हम इसी अंदाज में करेंगे। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1987 में कराची में आपने पहला अपना जो मुशायरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में जाकर पढ़ा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तब के पाकिस्तान और तब के मुशायरे में और आज के पाकिस्तान और आज के मुशायरे में, अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो रिश्तों में किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? देखिए, 1984 में ज़ियाउल हक़ साहब का मार्शल लगा था पाकिस्तान में, और 1987 का दौर था बड़ा दबाव का वहाँ पर। मगर पाकिस्तान में ठीक ठाक खुशियाँ थीं, लोग बहुत अच्छी तरह रह रहे थे, मोहब्बतों के साथ थे, ना आतंकवाद था, ना किसी ने आतंकवाद का नाम सुना था। मगर उसके बाद धीरे धीरे वो आतंकवाद की तरफ चला गया, उसकी तरक्कियाँ रुकना शुरू हो गईं, उसका विकास कमज़ोर हो गया। और यही वजह रही कि 2012 में जब मैं गया तो पाकिस्तान में ही मुझ पर हमला हुआ और मैं गोलियों से बचा। और उसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन भोपाल आ गया था। तो धीरे धीरे जब आपके सियासत कमज़ोर होती है, राजनीति कमज़ोर होती है, राजनेता कमज़ोर आपको मिलता है, तो फिर वो मुल्क हो या हमारा घर में भी अगर कोई चीज़ कोई शख्स कमज़ोर पड़ जाए, हमारे वालिद अगर होते हैं और वो अगर किसी तरीके से बहुत से काम नहीं कर पाते तो यकीनन घर का निज़ाम भी बिगड़ जाता है। इसी तरह जब वहाँ सियासत थोड़ी सी ढीली पड़ी, सियासी लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कोशिश करी कि अच्छा करें, मगर वो अच्छे करने में ख़ुद अच्छे हो गए, मगर पाकिस्तान को अच्छा नहीं कर पाए। मैं तो यही अंदाज़ा लगाया। अच्छा, आपके ऊपर हमला हो गया था, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या घटना थी और ये क्या हुआ था, फिर आप बचे कैसे उस पूरे हमले से? देखिए, 2012 का वाक़या है। हम लोग मुशायरों में गए हुए थे पाकिस्तान, 8-10 मुशायरे पढ़ लिए थे। डिफेंस कॉलोनी में एक मुशायरा होने वाला था, तो मैं और मेरे साथ एक शायर थे दिल्ली के इकबाल अशर, हम एक ही कार में थे दोनों। तो अचानक जब हमारी गाड़ी रुकी तो उस पर फायरिंग शुरू हो गई। यानी हमारी गाड़ी भी ब्लैक कलर की थी और एक गाड़ी और ब्लैक कलर की थी, तो वो ब्लैक कलर की गाड़ी समझ के उस पर फायरिंग हुई। हम लोग पीछे रह गए, मगर जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तो शायर है ही नहीं, तो उन्होंने फिर इस गाड़ी की तरफ आया। तो हम लोग नीचे लेटे हुए थे तो हमें वो देख नहीं पाए, तो बच गए हम लोग, वरना प्लानिंग के साथ वो सब काम हुआ था। और हम लोग उसके बाद फिर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इस साल भी जाना था मगर माजरत कर ली। ऐसी कौन सी पंक्तियाँ थी जो आप वहाँ के जो चरमपंथी हैं उनके निशाने पर आ गए, अगर आप सुना सकें तो? अरे वहाँ पे बहुत मकबूल शायरी हुई थी उस ज़माने में कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा होगा भाई ये कि हमारे लिए कह रहे हैं। फिर ये कि दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना डिग्रियाँ जला देना। ये भी शायरी उनके समझ में हो सकता है कि बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मैंने कुछ कहा हो, या फिर ये कि सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो ये शायरी जो थी ये उस ज़माने में बहुत मकबूल हो रही थी मेरी, और आज भी है। तो हो सकता है उसमें कोई मिसरा वगैरह हो। इसके अलावा भी बहुत से शेर पढ़े मैंने कि हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते, कि हमको नीयत दीवार उधर नहीं मालूम। या और भी हैं कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो इस तरह के बहुत से शेर मेरे मकबूल हैं, और उसी में से कोई शेर उनके हो सकता है। तो आप अपनी शायरी के ज़रिए कोई एक मैसेज पूरी दुनिया में देना चाहें अगर, तो ये घटना तो चलिए पुरानी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी न किसी जगह पर तो आज ये समस्या अभी भी बनी हुई है
कोई एक मैसेज आप अपनी। नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें आंसुओं आहों के सिवा क्या देंगी, ये तो छुरियां है कराहों के सिवा क्या देंगी। इनके होने से कभी फूल नहीं खिल सकते, इन अंधेरों में कभी चांद नहीं मिल सकते। आओ अब प्यार से रोशन दरो दीवार करें, आओ अब प्यार करें। नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें, आओ अब प्यार करें। कविता से अलहदा भी मुझे पता चला कि आपकी ज़िंदगी के और भी कई पहलू हैं। आपने एक स्कूल भी खोला था और महज इसलिए खोला था क्योंकि एक स्कूल संचालक ने आपसे कह दिया था कि अगर आपको हिंदू गरीब बच्चों की इतनी ही चिंता है तो आप खुद क्यों नहीं स्कूल खोल लेते। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो घटनाक्रम क्या था और किस तरीके से आपके मन में ये आया कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम का बच्चा हो, आपको एक सामाजिक सरोकार के लिए एक पाठशाला खोलनी है। वो किस्सा मैंने अपनी किताब में लिखा है। हम लोग उस वक्त ऐशबाग में एक छोटा सा मकान बना रहे थे 1000 स्क्वायर फीट का, अपने रहने के लिए, कि भाई एक शायर का ख्वाब होता है, हर इंसान का होता है कि कहीं ना कहीं उसको छत मिले। उसी बीच हमारे यहाँ जो कारीगर काम कर रहे थे बाबूलाल साहब, उसने कहा बाबूजी मेरा बच्चा ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, ऐसे में गया था किसी स्कूल में, अब मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, तो उनके लोगों ने बहुत सारी फ़ीस मांग ली है, मेरे पास फ़ीस नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, मेरी बात मान लेगा वो। गया तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि भाई आप ऐसे ही है तो आप खुद ही इसको पढ़ा दीजिए, स्कूल किसी दूसरे सरकारी स्कूल में एडमिट करा दीजिए। मैं लौट के आया, मैंने मिसिस से कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई और नई नई शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा आप अपन रहेंगे नहीं, रहेंगे किराए पे, मकान में स्कूल खोलेंगे। लेकिन क्या आप बात कर रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट में 1 मंजिला मकान है, अभी कैसे खुलेगा। मैंने तुम कोशिश करो। हमने खोल दिया स्कूल। बाद में हमने अभी कोविड के ज़माने में हमने वो स्कूल बंद किया। अच्छा, लेकिन आपके जो सामाजिक सरोकार हैं वो मुझे पता चला कि सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। आपका एक फार्म हाउस भी है, वहाँ आपने एक बगीचा तैयार किया है और उस बगीचे में वो कविताएं आपने वहाँ पर टांगी हैं जो पर्यावरण को बचाने से संबंधित जिन कवियों ने लिखी थी। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और क्या वाकई में ये बात सच है? शायरों ने जिस अंदाज से उस किताब को लिखा है, शेरों को, उसमें कभी कभी रोना भी आता है कि यार ये पेड़ जिसकी हमें कोई कदर ही नहीं है, ये शायर किस अंदाज से देख रहा है। उसके अंदर 800 या 600 700 शेर हैं, उसमें से कुछ शेर मैं आपको पेश करता हूँ, बहुत बड़े बड़े शायरों के। उसमें जॉन एलिया का शेर है, इफ्तिखार आरिफ हैं, बशीर बट साहब हैं, वसीम बरेलवी हैं, राहत इंदौरी हैं, अपने हिंदी के नीरज जी हैं, और बहुत से, दोनों जहाँ से पेड़ मिला वो हमारी किताब में कोशिश करके लगा लिए। बहुत से छूट भी गए होंगे, तो वो शेर जनाता हूँ 2 आपको। घने जंगल इसी की जद में आकर शहर बनते हैं, ये इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है। या ये शेर के अपनी नस्लें कल साए में सोएंगी, रस्ते रस्ते पेड़ लगाना अच्छा है। या एक सूखा हुआ पेड़ मैंने लगा, सूख गया था पेड़, तो मैंने कहा इसे काटना नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा नहीं लगाना, यही लगे रहने दो इसे। इन सूखते पेड़ों को ज़रा गौर से देखो। अब देखिए इसमें दुख है। इन सूखते पेड़ों को ज़रा गौर से देखो, क्या सब्र है पानी की तमन्ना भी नहीं है। या तो सूख गया, उसे कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी से, अब वो खड़ा हुआ है बेचारा, अब आपके लिए दूसरे कामों में आएगा, आपका फर्नीचर बनाएगा, आपको और बहुत सी सहूलतें देगा, मगर उसका सब्र देखिए कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ना किसी को फल दे रहा, ना साया दे पाएगा। तो इस तरह के शेर उसमें बहुत हैं, वो पढ़ने लायक किताब है। मंजर भोपाली जी, 1990 में आपने एक कविता लिखी, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। इसको लेकर इस वक्त जब गर्मी का मौसम है, सियासी उबाल भी आ गया है।
ऐसा क्या है इस कविता में और किस तरीके की बातें आप तक पहुंच रही हैं इन पंक्तियों को लेकर? ये सामाजिक गीत है, ये राजनीतिक गीत नहीं है। लोग इसे राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई इसमें ना तो किसी का नाम लिया गया है, ना किसी पार्टी का जिक्र किया गया है, ना किसी नेता के बारे में कह रहे हैं। मैं तो एक समाज की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मेरा दुख क्या है, मेरे लिए जो दवाएं आ रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, मेरे लिए जो शराब सस्ती होकर अनाज क्यों महंगा हो रहा है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ 91 में, आज नहीं कर रहा। आज तो कोई सवाल ही नहीं आता भाई, आज तो जो कुछ है ठीक है। मगर ये कि मैं जब 91 की बात कर रहा हूँ तो 2024 में 34 साल या 35 साल बाद ये गीत आया है सामने और दुनिया ने पसंद किया, सिवाय हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं, दुनिया ने। अब कुछ लोगों को के चेहरे पे बल आ गए, उन्होंने कहा इसे हटा दीजिए। मैंने कहा भाई मैं कैसे हटाऊँ, मैं तो ना मैंने इसे डाला है और ना मैं इसे हटा सकता। जिसने डाला है आप देखिए, आपके पास बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, आप तो 1 मिनट में हटवा देंगे। आप लिखें गूगल को और यूट्यूब को। बहरहाल तो उस ज़माने में जो गीत मैंने लिखा था वो सिर्फ सामाजिक गीत था, राजनीति से ना वहाँ पर कोई इसको कॉन्टेक्ट था ना आज है। तो ये गीत के कुछ बंद हैं, मैं पेश कर देता हूँ कि भाई इसमें मुझे खुद बताएं समाज के लोग जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कविता से गीत से प्रेम करते हैं, कि इसमें कहाँ कोई मैंने किसी पे व्यंग किया है। समाज सुनाइएगा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, भले ही आपकी पंक्तियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, जितने आप अटल जी के करीबी थे या जितना अटल जी आपको पसंद करते थे, उतना ही राजीव गांधी जी भी आपको पसंद करते थे। जितना अर्जुन सिंह जी आपको पसंद करते थे, उतना ही शिवराज सिंह चौहान जी आपको पसंद करते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या शायरी को देखने का नज़रिया बदल गया है, या हमेशा से ये बात थी जो गाहे बगाहे बीच बीच में सामने आती रहती? देखिए, जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया, मोहतरम जनाब, बहुत ही अजीम नेता थे वो हमारे मुल्क के। सदियों में एक आध नेता हमारे बीच इस तरह के आते हैं, अच्छी सोच, अच्छा विचार, और फिर हमारे कबीले के लोग थे वो खुद भी एक बड़े कवि थे। तो अटल जी ने तो के सामने मैंने शेर पढ़ा है। अटल जी ने जब लखनऊ में इलेक्शन लड़ रहे थे, उस ज़माने में मुझे और बशीर बट साहब को बुलाया और वहाँ पे हमने बाकायदा उनके लिए कैंपेनिंग करी। खुद उस ज़माने में लालजी टंडन साहब, जो बाद में मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बने, हमारे साथ रहते थे। प्रमोद महाजन साहब भी थे उस ज़माने में। तो बहुत से लोग थे जिन्होंने हमारी शायरी भी सुनी और उस पर हमें मोहब्बतों से नवाजा। अब ये है कि आज के ज़माने में असल में शायरी हो गई तीसरे चौथे दर्जे पे। अब शायर की कोई ज़्यादा बहुत ही अहमियत नहीं बची। या तो उनके फेवर भी शायरी करिए तो वो आपको गले लगाएंगे, अगर आपने ज़रा भी उनके ख़िलाफ़ एक आध शेर पढ़ दिया तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं सियासतदान। मैं आम सियासतदान की बात कर रहा हूँ, ख़ास सियासतदानों से आज भी बचा हुआ हूँ। तो मोहतरम, पहले ये था कि लोग हर घर में शायरी का माहौल था, अब वो माहौल हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह क्या हुआ, उसकी जगह लोगों ने राजनीति के क़िस्से शुरू कर दिए। सुबह जब उठते हैं हम लोग तो पहला, जब चाय बनाती हैं हमारी माता जी, हमारी मिसेज, तो वो कहती हैं अरे देखो मुलायम सिंह का तो ये हो गया, अखिलेश ने आज ये कह दिया, राहुल गांधी ने ये कह दिया, मोदी जी ये कह रहे हैं, अमित शाह ये कह रहे हैं। तो सुबह से शाम तक रोटियों में भी हमारी वही गूंद के हमें खिला दी जाती है राजनीति।
तो अब हम राजनीतिक हो गया हिंदुस्तान का बच्चा बहुत सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ऐसा नहीं है कि आप उसे आसानी से बहलाकर वोट डलवा देंगे। हर बच्चे के डीएनए में, हर बच्चे के खून में सियासत आज सबसे पहली चीज़ हो गई। वो ही बोलता है, वो ही सोचता है, वो उसी के बारे में वो जिक्र करता है। तो जब सियासत हावी हो गई किसी घर में या किसी शख्स के, तो फिर शायरी और पत्रकारिता और लेख और ड्रामा, ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं। अच्छा, जितना मैंने आपकी कविताओं को और शायरी को पढ़ा है और सुना है, उसमें एक बात तो तय है कि उसमें भविष्य का कहीं ना कहीं आईना है और एक सीख भी है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आप कविता मंच पर खड़े होकर करते हैं और ख़ास तौर से सरहद के पार करते हैं, क्या बात आपकी ज़हन में होती है और किस नज़रिए से उस वक्त अपने हिंदुस्तान को देखा जा रहा होता है? देखिए, कहीं भी जाते हैं हम तो 2-4 लोग हिंदुस्तान के होते हैं, शायर या कवि, और बाकी दूसरे मुल्कों के होते हैं। तो वहाँ वो अपने मसाइल सामने लाते हैं, मगर हम अपने मसाइल नहीं लाते। हम मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है, पूरी तरह अच्छी तरह ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, कि ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है। ये मुल्क मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मुल्क है। ये मुल्क श्री कृष्ण का मुल्क है। ये मुल्क गौतम बुद्ध का मुल्क है। ये मुल्क चिश्ती का है। ये मुल्क नानक का है। तो इन लोगों के जब जिक्र होता है कहीं वहाँ पर, तो सिर्फ ऐसा लगता है कि ये प्रेम के संदेश देने वाले देवता लोग थे, अवतार थे अल्लाह के, ईश्वर के। तो हमें कोशिश ये होती है कि हमारी तरफ से जो भी शेर पढ़े जाएं, वो सामने वाला जो बैठा है उसके दिल में उतरना चाहिए, और वो ये कहे कि हाँ, हिंदुस्तान आज भी मोहब्बतों का मुल्क है। तो इसी मोहब्बत के पैगाम में कुछ अगर पंक्तियाँ आपकी तरफ से हो जाएं। आओ ऐसा करें, साथ मिलकर चलें, एक कदम दो कदम आज हम, कम से कम प्यारे होठों पे जैसे खुदा, प्यारी ही राम की है कथा, प्यारे ही कृष्ण की बांसुरी, प्यारी ही जिंदगी की धरा। आओ ऐसा करें, प्यार करते रहें, जब तलक जिंदगी है सनम, कम से कम। गंगा की सफाई को लेकर भी आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और जो बहुत चर्चित रहीं। मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताइए कि क्या आपके ज़हन में उस वक्त में था जब आप गंगा को लेकर लिख रहे थे। और मैंने कहीं पर सुना था कि आपने कहा कि गंगा के एक छोर पर अगर हिंदू खड़े हो जाएं और दूसरे पे मुसलमान खड़े हो जाएं तो फिर गंगा अपने आप साफ़ हो जाएगी। देखिए, तकरीबन 20 साल या 22 साल पहले बनिया बाग है एक बनारस में, वहाँ मुशायरा होता था अशफाक साहब का। तो उसकी अध्यक्षता जो करते थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक पद्म विभूषण वो करते थे। तो एक बार मैं और मेरे साथ राहत इंदौरी साहब दोनों ही थे, तो हम उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा भाई सुबह आ जाना तुम लोग मुशायरे के बाद। तो हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद बिस्मिल्लाह खान साहब उस वक्त सुबह के वक्त किसी वक्त जाते थे कहीं, तो कई लोग और उनके साथ थे, बाहर से आए हुए भी और वहाँ के लोकल भी। तो वो हमें गंगा किनारे ले गए और फिर उसी जगह जाके खड़े हुए जहाँ वो जाकर रियाज करते थे या शहनाई बजाते थे कभी कभी, जो भी घाट पे। तो फिर उन्होंने कहा यार ये मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से ये गंगा इसी तरह की है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इतनी दुनिया का ये खूबसूरत मंज़र मेरी आंखों में तैरने लगता है, अगर इसकी सफाई और अच्छी हो जाए तो ये और खूबसूरत लगेगा। ये जुमला उनका था। वहाँ से हम लौट के आए तो फिर हमने गीत कहा और हमने सोचा कि यार ये जो उस्ताद कह रहे हैं, अगर इस दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर या हिंदुस्तान का हर नागरिक एक एक दिन आकर एक एक बाल्टी भी बाहर निकाल के फेंक दे सफाई के लिए, तो गंगा साफ़ हो जाएगी। तो वो
सोच के हम लोग आए, फिर उसके बाद मैंने गीत कहा। तो वो गीत बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ उस ज़माने में और लोग बड़े बड़े लोगों ने उसे पसंद किया। पेश करता हूँ। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। धर्म जो तुम्हारा था, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। निश्चित तौर पर बातें या जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो कितने ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और शायद समाज का भी ऐसा मानना है कि जो शायर हैं, जो कवि हैं, वो समाज के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो बुराइयाँ हैं, उन सब को पेश करने का जो आईना है वो अपनी पंक्तियों के ज़रिए पेश करते हैं। मुनज़र भोपाली जी, वक्त की अपनी पाबंदी है, लिहाजा इस साक्षात्कार को हमें अब ख़त्म करना होगा। वैसे आम तौर पर इस साक्षात्कार के या इस शो का परंपरा ये है कि मैं बतौर एंकर इसका समापन करता हूँ, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारे दर्शकों, जो BSTV के दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आपकी पंक्तियों के साथ में हो जाए और इस पूरे साक्षात्कार का जो उपसंहार है मैं चाहता हूं कि आप करें। हमेशा हमारी नई पीढ़ी को, हमारी नई नस्लों को अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए और सच और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना चाहिए। मुनज़र भोपाली जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो BSTV की आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।